Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of Hindi. आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 मेरा विद्रोह, जिसे लिखा है सूर्य बालाजी ने। मेरा विद्रोह, सूर्य बाला। गद्य संबंधी बातें। प्रस्तुत कहानी में सूर्यबाला जी ने बाल मन की लालसाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ नहीं आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इस स्थितियों से बचना चाहिए। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती हैं। यहाँ एक बच्चा है जो यह कह रहा है कि वह दरवाजे से धीरे से आता है, दबे पांव घर में घुसने की कोशिश करता है कि कोई उसे देख न ले। तभी उसे उसके पिताजी देख लेते हैं और वह पूछते हैं किधर गए थे। लॉन्ड्री में कपड़े देने। उसने उत्तर दिया, तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में जाते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो, दिन भर सड़क पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मटर गश्ती मतलब मौज मस्ती करते हुए घूमना। तभी बच्चा जवाब देता, मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चला दूँ, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, पिताजी का दहाड़ना गरजना, मेरा कई कई घंटों तक घर से गायब होना और हफ्तों तक हम पिता पुत्र के बीच बात ना होना, एक दूसरों की नज़रों से बचना। सामने पड़ने पर मेरी ढिठाई से गुजर जाना। तो बच्चे के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई है। माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसूरते चले जाना। ठीक ठीक याद नहीं आता यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उदंड और ढीठ हूँ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिताजी की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप के कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिला करा पाने में सफल हो गए थे। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल में भी अंग्रेजियत से युक्त थे, मतलब उनके घर वाले अंग्रेज़ी में बात करते थे, उन पर ही शिक्षिकाएं, जो वहाँ की अध्यापिकाएं थी, वह भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता था, मतलब उनकी ही सुनी जाती थी। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेज़ी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। वह अंग्रेजी माध्यम को नहीं पढ़ा सकती थी, इसीलिए वह लाचार थी। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के बाद सारी किताब कॉपियों सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते थे। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुँचा हूँ। लेखक यहाँ पर अपने पिताजी को श्रेय देते हैं। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। पिताजी ने मना कर दिया। मेरे जिद पर माँ और पिताजी में झिकझिक भी हुई। मैं अड़ा रहा। अपनी बातों पर पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया। मुझे क्या किया गया? मुझे समझाया गया, धमकाया गया और डांटा गया,
और सबसे आखिर में 2-4 चांटे लगाकर नालायक करार दे दिया गया। क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं, उनकी इच्छा होती है कि वह भी अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। कभी डोनेशन या सालाना जलसे के लिए चंदे वगैरह छपी पर्चियाँ लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते, गुस्सा जाते। 1-2 रुपए देते तो मैं भी अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं 1-2 ही क्यों लेके जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से भी बात की थी। माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती है, बेकार के खर्चे। रमन की वर्षगांठ की बात की तो मैं कभी भूल नहीं सकता। यहाँ पर लेखक कह रही हैं कि रमन के जो वर्षगांठ मतलब कि जो उसके जन्म दिवस की बात है वह भूल नहीं सकते। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसका वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था, मतलब उसने जो वर्षगांठ के बारे में उन लोगों से बातें की थी, जो चर्चा की थी, उसके वजह से लेखक बहुत ही बेचैन हो गई थी। उसने मुझे पूरे महीने बेचैन कर रखा था, लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। उसने पूछा होगा कि पिताजी क्या मैं रमन के वर्षगांठ में जा सकता हूँ, तो उनके पिताजी ने उन्हें डांट दिया, नहीं जाना है। मैंने ज़ोर ज़ोर से लड़ना शुरू कर दिया। जब हम किसी चीज़ को हमें मना किया जाता है, हमें जाने के लिए मना करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे उसका विरोध करते हैं। वो उसके जस्ट विपरीत कार्य करते हैं। वह ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगा, जिद मचाना, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर लाए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेरकर रो रही थी और पिताजी से लड़ रही थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवाई लगाई, बाजार से बिस्कुट का एक डब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए। लेखक और उसके पिताजी रमन के यहाँ गए और वहाँ दरवाजे पर उनके पिताजी मिले। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी, उनकी नज़र गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया। पर मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मतलब उसे अपने पिताजी के झूठ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मन किया ज़ोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने, ये झूठे, मक्कार और निर्दयी हैं। मुझे पीट कर लाए हैं, यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ भी नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया। ढेरों के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। लेखक जब अपने मित्र के जन्म दिवस पर गए तो उन्होंने वहाँ की जो चित्र खींचकर अपने दृष्टि में लाई थी, वह उनके हमेशा मस्तिष्क में समाया रहा। और उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि आप लोग मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद
धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने, उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता कि पिताजी अगर ये कहेंगे तो मैं उसके जस्ट विपरीत कहूँगा, जस्ट अपोजिट कहूँगा। चूँकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से। लेखक दोनों चीज़ों से चिढ़ने लगे थे। घर में छोटी बहन शालू, उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और बढ़ गई थी। मतलब घर में लोग बढ़ गए थे। लेखक के भाई बहन थे, जिसके वजह से उनके घर की आमदनी जो है वह कम पड़ रही थी। शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पिटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया। काफूर हो गया मतलब ख़त्म हो गया, उड़ गया, और मैं दुस्साहसी हो गया। पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना करियर चौपट करने तक में मुझे मज़ा मिलता। लगता कि पिताजी को नीचा दिखाने का तरीका और कोई नहीं है। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके 3rd आया था। सोचा था पिछली साल अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे। रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। चाहे कितना भी घोल कर पिला दूं, तू रहेगा 3rd का ही 3rd, लेखक के पिताजी ने कहा। लेखक का मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूं, अगले साल में फेल होऊंगा, फेल। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में पिताजी ही मिलते और जैसा कि पूछते कैसा किया पेपर। मैं खुश होकर कहता अच्छा, पर पिताजी के होंठ बिदक जाते। कहते कह तो ऐसे रहो जैसे फर्स्ट आओगे। खींच कर पेपर देकर लौटने पर खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुना कर अपने आवेश व्यक्त करता, अपना गुस्सा व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी और माँ का कहना मानना शुरू किया, उनसे डरना शुरू किया, मुझे उस चमची से चिढ़ हो गया कि वह माता पिताजी की चमची है। उन्हें मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती थी, पर पिताजी उसे प्यार करते थे। यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में ही शांति मिलती थी। मतलब उन्हें अच्छा लगता था कि मंटू रोता रहता है। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरीकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट ज़रूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई है तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटाऊंगा, माथे फुलाकर संवारूंगा, माथे पर फुलाकर संवारूंगा। मतलब यहाँ पर लेखक अपने हेयर कट के बारे में बता रहे हैं। कर लेंगे जो कर सकते हैं, करें मेरा। लेखक जो है अपने पिताजी को चिढ़ाने के लिए, उनको खींचने के लिए ऐसी ऐसी बातें सोचने लगे थे। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी, वे इसे अपनी उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं, ठीक है मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती। मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कूली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया था, अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे।
जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर न जाए, लेकिन लेखक जो है वह अपने पिताजी को चिढ़ाने के लिए हर गलत कार्य कर रहे थे। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निशब्द कातर रो रहे थे। मैं सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा बेहद निराश, आकुल व्याकुल रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार अपने पिता को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले कभी ऐसी अवश मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुख हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न रहा। उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे कि उसके बच्चे को अब सब कुछ समझ आ गया है। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे मेरे अपने ही आंसुओं की धार से। मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ। हाँ, मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बच्चों, हमें इस मनोवैज्ञानिक कहानी से यह सीखना चाहिए कि जैसे हमें अपनी गलती का एहसास हो और उस पर पछतावा हो, हमें तुरंत उसकी चर्चा उस व्यक्ति से करनी चाहिए जिसके साथ हमने गलत व्यवहार किया है। ऐसा करने पर हमारा मन भी हल्का हो जाता है और दूसरे व्यक्ति के मन में हमारे प्रति दुर्भावना समाप्त हो जाती है। पछतावे के आंसुओं में बड़ी शक्ति होती है। किलकना, खुशी में चिल्लाना। डपटना, डांटना। मटर गश्ती, मौज में घूमना। पारावार, सीमा। अवाक खड़ा रहना, अचंभित होना। काफूर होना, गायब हो जाना। नीचा दिखाना, अपमानित करना, तिलमिला जाना। गुस्सा होना, चौपट करना, बर्बाद करना। पारावार न रहना, सीमा न रहना। आपे से बाहर होना, बहुत ही क्रोधित होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।